गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे महासागर बेसिन के बारे में या ओशनिक बेसिन क्या होता है उसके बारे में। इस क्लास में हम देखेंगे कि महासागर में कौन कौन से उच्चावच आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन के साथ कि महासागर में है क्या। देखिए, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल की प्राप्ति हमें होती है। इसी कारण से इसको एक्वेटिक प्लैनेट या जलीय ग्रह भी कहा जाता है। मोटे तौर पर देखेंगे तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है या महासागरों का विस्तार है। एग्जैक्टली ये है 70.8% भाग पे जो है वो महासागरों का विस्तार पाया जाता है। महासागर एक विशाल और निरंतर जल खंड है जो पृथ्वी के सभी भूखंडों को चारों ओर से घेरे हुए है। तो ये परिभाषा हो गई महासागर की। को पता होना चाहिए कि महासागर है क्या। ठीक है, महासागर एक विशाल और निरंतर जल खंड है जो पृथ्वी के सभी भूखंडों को चारों ओर से घेरे हुए है। या आप कह सकते हैं कि जो महाद्वीपीय भाग है उसको घेरे हुए जो है वो जल राशि जो है वो कहलाती है महासागर। अब आप देखोगे तो दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 4/5 मतलब लगभग 80% भाग पर जल का विस्तार है और उत्तरी गोलार्ध के 3/5 मतलब 60% भाग पर महासागरीय जल का विस्तार है। इसमें विश्व के समूचे जल का लगभग 97.2% जल समाहित है। तो पृथ्वी पर जितनी भी जल राशि है उसमें से 97.2% भाग है वो महासागरों में पाया जाता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि संपूर्ण जल का 97.2% जो भाग है वो आपका महासागरों में है। इसके अलावा जो रिमेनिंग भाग है 2.78% वो फ्रेश वाटर जिसको कहा जाता है वो है मीठा जल जिसको बोलते हैं। इसमें से फ्रेश वाटर का भी 77.78% भाग सरफेस वाटर के रूप में है और सरफेस वाटर का जो सबसे बड़ा भाग है वो आता है आपका आइस और ग्लेशियर से। बर्फ़ और जो ग्लेशियर के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है जिससे जो नदियों को प्राप्त होता है तो वो आपका है आइस और ग्लेशियर्स का। ठीक है, इसके अलावा सरफेस वाटर के अलावा सोइल मॉइस्चर से 0.18% वाटर है, ग्राउंड वाटर 11.2% है और डीप ग्राउंड वाटर है वो आपका 11.2% है, 0.2% है। तो सरफेस और सब सरफेस वाटर हो गया। इसमें कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है। तो फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? आइस एंड ग्लेशियर्स। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पता होना चाहिए, बट मोटे तौर पे हमें ये पता होना चाहिए कि जितना भी पृथ्वी पर जल पाया जाता है उसका लगभग 97% भाग जो है वो समुद्र में पाया जाता है। अब हम देखते हैं महासागरीय बेसिन का परिचय। देखिए, महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में इतने स्वाभाविक रूप से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन होता है। महाद्वीपों को आप अच्छे से सीमांकित कर सकते हो, लेकिन महासागरीय जो जलराशि हैं उनको आप सीमांकित करना उनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मोटे तौर पर आप देखोगे तो जो पृथ्वी के महासागरीय भाग हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, वो हैं आपका प्रशांत महासागर, ये आपका पैसिफिक ओशन है। ठीक है, उसके बाद में आता है अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक ओशन है आपका। देन हिंद महासागर, ये आपका इंडियन ओशन है, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो ये आपका इंडियन ओशन है। इसके बाद में है आपका आर्कटिक ओशन जो आपका उत्तरी ध्रुव के पास है, और जो नीचे दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका के पास है वो है आपका सदर्न ओशन या दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो कितने महासागर हो गए? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। ये जो आपके हैं महासागरीय भाग हैं। अब हम आगे बात करते हैं महासागरीय बेसिन के उच्चावच या रिलीफ फीचर्स जो हैं उनकी, कि महासागरों में कौन कौन से उच्चावच आपको प्राप्त होते हैं। देखिए, महासागरीय बेसिन समतल नहीं है, अपितु जो आप पृथ्वी के महाद्वीपीय भागों पे उच्चावच देखते हैं उससे भी अधिक उच्चावच आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो महासागरीय बेसिन पर अत्यंत जटिल स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। सोनार जो बैथीमेट्री है जिसमें ऑडियो वेव्स का उपयोग करके हम ये पता लगाते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं, उसका जो विकास हुआ तो ध्वनि तरंगों की सहायता से परोक्ष रूप से महासागरीय नितल का चित्रण करने में हम सक्षम हुए हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगों का महासागरीय नितल को छूकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस आना ही सोनार बैथीमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल या आधार है। इसमें क्या करते हैं, जो अकोस्टिक साउंड्स होते हैं या ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग होती है उनके द्वारा जो एको का रिफ्लेक्शन आता है उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो महासागरीय नितल है उसके उच्चावच किस प्रकार से हैं।
तो इस विधि से एकत्रित आंकड़े अनेक जटिल उच्चावची नितल पर प्रकाश डालते हैं। तो जो सोनार बैथीमेट्री है, इसके आधार पर हम जो है उच्चावच का मानचित्रण करने में सक्षम हुए हैं। तो ये जो बैथीमेट्री है सोनार सिस्टम, उसमें जो ध्वनि तरंगे हैं वो नीचे गिरती हैं, इनको पिंग किया जाता है। उसके बाद में इनके द्वारा जो ये प्रतिध्वनित होकर जो एको उत्पन्न करती हैं, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो धरातल है वो किस प्रकार का है। ये सिंगल बीम के रूप में भी हो सकता है और एक स्वात के रूप में भी हो सकता है, मतलब एक बड़े क्षेत्र को भी ये कवर कर सकता है। तो इस बैथीमेट्री के द्वारा हम जो सी फ्लोर है या सागर नितल है, उसके जो उच्चावच हैं उनको मानचित्रण करने में हम सक्षम हुए हैं। बैथीमेट्री के अलावा बहुत सारी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम ये करते हैं, लेकिन जो जनरल यूज़ में आता है वो ये सोनार सिस्टम है महासागरीय उच्चावच का पता लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि महासागरीय उच्चावच में है क्या क्या। देखिए, महासागरीय बेसिन के जो उच्चावच हैं उनको हम दिखाते हैं उच्चतादर्शी वक्र या उच्चता मितिक वक्र, जिसको बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व। तो हिप्सोमेट्रिक कर्व क्या है? यह वह आरेख है जिसके द्वारा हम महासागरीय बेसिन के उच्चावचों को दिखाते हैं। इस कर्व के द्वारा या इस वक्र के द्वारा महाद्वीपीय स्थलों की ऊंचाई और महासागरीय गहराई को प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः जो महासागरीय बेसिन है उसके 4 हम भाग करते हैं मोटे तौर पे। सबसे पहले आता है महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल या जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। देन कम्स महाद्वीपीय उत्थान या कॉन्टिनेंटल राइज। और सबसे जो अंतिम भाग है वो है अगाध सागरीय प्लेन या डीप सी प्लेन या अबेसल प्लेन जिसको बोलते हैं वो। तो ये 4 भाग हैं, 4 उच्चावच हैं जो महासागरीय बेसिन में सामान्यतः में देखने को मिलते हैं। ये 4 बड़ी कैटेगरीज हैं जिनके जो हैं आपको महासागरीय बेसिन में देखने को मिलते हैं। अब हिप्सोमेट्रिक कर्व देखते हैं कैसा दिखता है। ये आप देखिए, इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्थलभाग से ऊंचाई, सागर तल से ऊंचाई और जो गहराई है उनको दिखाने वाला जो कर्व है वो कहलाता है उच्चता मितिक कर्व। तो ये देखिए, ये जो है आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट को दिखा रहा है और ये जो है आपका सबसे गहरी जो खाई है महासागरीय गर्त उसको दिखा रहा है। तो ऊंचाई और गहराई का जो कर्व है वो ये दिखाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका हो गया महाद्वीपीय मग्न तट, ढाल, अगाध सागरीय मैदान और ये गर्त। तो ये जो कर्वेचर है ये आपको दिखा रहा है कि जो गहरे भाग हैं और ऊंचे भाग हैं उनमें किस प्रकार से हम एक आरेख निरूपित कर सकते हैं। जो दूसरा डायग्राम है इसमें आप और भी अच्छे से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपका महाद्वीपीय मग्न तट दिखाई दे रहा है। ठीक है, महाद्वीपीय भाग से जो जुड़ा हुआ भाग है वो है महाद्वीपीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद में ढाल है, ये ढाल जो है ये कहलाता है महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। देन आपका अगाध सागरीय मैदान, और मैदान के बाद में फिर से जो है उत्थान होता है और ये महासागरीय उत्थान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में ये इसमें आपको महासागरीय गर्त दिखाई दे रही है, ओशनिक ट्रेंचेस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये आपके जो भाग हैं ये महासागर की तली है, मतलब पूरा जो महासागर है उसके ये विभिन्न उच्चावच हैं। ठीक है, तो ये वक्र आपका कहलाएगा उच्चता मितिक कर्व या उच्चता मितिक वक्र या हिप्सोमेट्रिक कर्व। अब हम इन चारों भागों की एक एक करके विवेचना करते हैं। देखिए, ये मैंने 4 बड़ी कैटेगरीज आपको बताई। इन कैटेगरीज या इन श्रेणियों के अलावा बहुत सारे और भी उच्चावच पाए जाते हैं, जलमग्न उच्चावच पाए जाते हैं, जैसे अंतः समुद्री पर्वत श्रेणी या जिनको कटक या रिजेस बोलते हैं। इसके अलावा सागरीय माउंट या सी माउंट, सागरीय चबूतरे या ग्वाइट, ठीक है, जिनको सी टेबललैंड बोलते हैं या ग्वाइट्स बोलते हैं। इसके अलावा खाइयाँ हैं, ट्रेंचेस हैं, कैनियंस हैं, गर्त हैं। ठीक है, बहुत सारे अनेक प्रकार के उच्चावच आपको सागरीय बेसिन में, महासागरीय बेसिन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे द्वीप हैं, प्रवाल वलय द्वीप हैं, प्रवाल भित्ति हैं, ये सब उच्चावच भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब देखते हैं एक एक करके जो 4 हमने बड़ी कैटेगरी ली हैं, बड़ी श्रेणियाँ ली हैं, उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। तो देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है। महाद्वीपीय मग्न तट प्रत्येक महाद्वीप का तट से समुद्र की ओर मंद ढाल वाला जलमग्न धरातल है। इसका निर्माण सामान्यतः सागर तल की ऊंचाई बढ़ने के कारण महाद्वीप के तटीय भागों के जलमग्न होने के कारण होता है।
मतलब महाद्वीपीय भाग का ही ये भाग है जो सागर तल है उसकी ऊंचाई बढ़ने के कारण ये जलमग्न हो जाता है, अथवा इसका निर्माण सागर तल पर महासागरीय निक्षेपों के कारण होता है। ठीक है, तो ये आपका है महाद्वीपीय मग्न तट। यह है महासागर, इसकी कैरेक्टर्स देख लीजिए आप, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी क्या है। यह महासागर का सबसे उथला हुआ भाग होता है और इसकी औसत ढाल प्रवणता 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच होती है। मतलब यहाँ पे ढाल है आपको ज़्यादा नहीं प्राप्त होता, एवं यहाँ जल की औसत गहराई लगभग 100 फैदम के आसपास होती है। 1 फैदम में आपका होता है 6 फीट, तो 600 फीट तक इस क्षेत्र की गहराई पाई जाती है औसतन। यह मग्न तट अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त हो जाता है, जिसको कहा जाता है शेल्फ ब्रेक। मतलब जहाँ पर भी ढाल जो है तेज हो जाता है तो यहाँ पे मग्न तट समाप्त हो जाता है, और ये जो चित्र है जो आपका महाद्वीपीय मग्न तट को महाद्वीपीय ढाल से अलग करता है, और इसको कहा जाता है शेल्फ ब्रेक। ठीक है, तो आप देखोगे कि महासागरों के कुल क्षेत्रफल के लगभग 8.6% भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार पाया जाता है। महासागरों के मग्न तट के वितरण में भी असमानता होती है, किसी महासागर का मग्न तट छोटा होता है, किसी महासागर का मग्न तट बड़ा होता है। आप देखोगे तो अटलांटिक महासागर के लगभग 13.3% भाग पर मग्न तट का विस्तार है, प्रशांत महासागर में लगभग 5.7% और हिंद महासागर में मात्र 4.2% भाग पर महासागरीय मग्न तट का विस्तार देखा जाता है। अब अटलांटिक ओशन में भी कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर जो मग्न तट है बहुत छोटा है, और कहीं कहीं पर ये बहुत बड़ा आपको प्राप्त होता है। लेकिन आप देखोगे कि जितने भी महासागर हैं उनमें औसतन लगभग 8.6% भाग पर जो है महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार देखा जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट की चौड़ाई में अत्यधिक असमानताएं देखी जाती हैं। इसकी चौड़ाई तटीय स्थलीय उच्चावचों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, चौड़ाई किससे निर्धारित होती है? इसकी चौड़ाई स्थलीय उच्चावच कि उस तट पर किस प्रकार के उच्चावच हैं उससे ये निर्धारित होता है। यदि तट के पास में कोई पर्वत श्रेणी है तो जो मग्न तट है वो आपका छोटा मिलेगा, और यदि ऐसा नहीं है तो जो मग्न तट है उसका विस्तार आपको बड़ा देखने को मिलेगा। जहाँ महासागरों के किनारों पर महाद्वीपों के मैदानी भागों का प्रसार है वहाँ पर मग्न तटों की चौड़ाई अधिक है। इसके विपरीत जहाँ महासागरों के पास पर्वत या पठारी प्रदेश हैं वहाँ पर इनकी चौड़ाई अत्यंत कम मिलती है। ठीक है, और यदि आप चौड़ाई की बात करोगे तो महाद्वीपीय मग्न तटों की चौड़ाई लगभग 48 किलोमीटर है, वो औसतन पाई जाती है। जब हम प्रत्येक महासागर के उच्चावचों की बात करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से महासागर के उच्चावच किस प्रकार से विस्तारित हैं। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट में यही देखते हैं कि जो उच्चावच हैं उनमें से महाद्वीपीय शेल्फ का जो प्रतिशत है वो लगभग 8.6% के आसपास है, और ये प्रत्येक महासागर में अलग अलग रूप में विस्तारित हैं। अब हम चलते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल की बात करने, कॉन्टिनेंटल स्लोप की। जहाँ पर भी आपका ढाल बढ़ जाता है, इसका ढाल विभिन्न स्थानों पर ज़्यादा अलग अलग पाया जाता है, और इसका औसत ढाल प्रवणता होती है 5 डिग्री के आसपास। मैंने आपको बताया कि जो महाद्वीपीय मग्न ढाल है उसकी ढाल प्रवणता होती है 1 डिग्री से 3 डिग्री के आसपास। जैसे ही ढाल की मात्रा बढ़ती है तो आपका महाद्वीपीय मग्न ढाल वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब आप इसमें देखोगे मग्न ढाल पर जल की गहराई 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक पाई जाती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करता है। जहाँ पर भी ढाल प्रारंभ होता है वहाँ पर महाद्वीपीय भाग समाप्त हो जाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट समाप्त हो जाता है और महाद्वीपीय ढाल प्रारंभ हो जाता है। महाद्वीपीय मग्न ढाल के अंतिम किनारे से मग्न ढाल प्रारंभ होता है। ठीक है, जहाँ पर मग्न तट समाप्त होता है वहाँ से मग्न ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप प्रारंभ होता है। अतः महाद्वीपीय मग्न तट व गहरे महासागरीय मैदान के मध्य तीव्र ढाल वाला भाग जो है वो कहलाता है महाद्वीपीय मग्न ढाल। जैसे ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ये ढाल हो गया, और ये आपका मैदान चालू हो गया। तो ये जो भाग है मग्न तट और मैदान के मध्य वाला जो तेज ढाल वाला जो भाग है इसको कहते हैं हम क्या? महाद्वीपीय मग्न ढाल या कॉन्टिनेंटल स्लोप। समस्त सागरीय क्षेत्रफल के 8.6% भाग पर मग्न ढाल पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में लगभग 12.5% या 12.4% भाग पर, प्रशांत महासागर में 7% भाग पर और हिंद महासागर में 6% भाग पर मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो ये वही सेम लगभग वही पैटर्न है जो आपको महाद्वीपीय मग्न तट में देखने को मिला था। वहाँ पे जो है वो 8.6% था, और सबसे ज़्यादा मग्न तट का विस्तार था आपका
आप मग्न ढाल की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो मग्न ढाल है वो आपका मिलेगा अटलांटिक महासागर में, और सबसे कम जो मग्न ढाल है वो मिलेगा आपको हिंद महासागर में। ठीक है। महाद्वीपीय मग्न ढालों पर सागरीय निक्षेप का अभाव होता है। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? यहाँ पर सागरीय निक्षेप नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि जो ढाल है वो ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पर जो निक्षेप है वो रुक नहीं पाते, क्योंकि तीव्र ढाल के कारण उन पर अवसाद या सेडिमेंट स्थायी रूप से नहीं जमा हो पाते। कई तटों के समीप इस महाद्वीपीय मग्न ढाल पर कैनियन या गहरे गड्ढ पाए जाते हैं या खाइयाँ पाई जाती हैं, जिनका अंत जो होता है वो ढाल के आधार पर पंखे के आकार के जलोढ़ निक्षेप के रूप में होता है, या एलुवियल फैंस के रूप में उनका समाप्ति उनकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ढाल है वहाँ पे जो जब भी निक्षेप होते हैं सेडिमेंट्स के, वो नीचे उतरकर जो इसका आधार भाग है या जो इसका बेस है वहाँ पर ये जमा हो जाते हैं, और ये पंखे के रूप में जमा होते हैं, पंखे के आकार के रूप में जमा होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं जलोढ़ पंख या जलोढ़ निक्षेप। तो ये आपका हो गया महाद्वीपीय मग्न ढाल। अब तीसरा जो पॉइंट है वो आता है कॉन्टिनेंटल राइज का या महाद्वीपीय उत्थान का। महाद्वीपीय उत्थान होता क्या है? देखिए, जहाँ महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है वहीं मंद ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान की शुरुआत होती है, परंतु जिन तटों के समीप महासागरीय गर्त उपस्थित होती है वहाँ पर इनका पूर्णतः अभाव आपको देखने को मिलता है। इसकी ढाल जो है, जैसे इसके नाम में पता लग रहा है कि ये जो मंद ढाल वाले हैं, उत्थान जो वाले क्षेत्र हैं वो मंद ढाल वाले हैं, इनकी ढाल 0.5 से लेकर 1 डिग्री तक होती है, और इसका सामान्य उच्चावच अत्यंत कम होता है क्योंकि इसकी ढाल है वो बहुत कम होती है, और गहराई बढ़ने के साथ ये महाद्वीपीय उत्थान करीब करीब समतल होकर महासागरीय नितल या अगाध सागरीय मैदान या अबेसल प्लेन या डीप सी प्लेन में विलीन हो जाते हैं। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? महाद्वीपीय उत्थान क्या होते हैं कि वो क्षेत्र जहाँ पर महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है वहीं मंद ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान का प्रारंभ होता है, जिसकी समाप्ति अगाध सागरीय मैदान के रूप में हो जाती है। अब हम देखते हैं क्या होता है अगाध सागरीय मैदान। अगाध सागरीय मैदान या डीप सी प्लेन या अत्यंत गहराई में स्थित जो समतल मैदान है, सागरीय मैदान है, वो क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, गहरे महासागरीय मैदान या महासागरीय नितल मैदानी महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के आसपास होती है, मतलब ये अत्यंत गहरे पाए जाते हैं। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका या गाद से आवृत होते हैं, मतलब इन पर मृत्तिका और जो गाद है उसका जो निक्षेप है वो पाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि जो विभिन्न अवसाद हैं वो किस प्रकार के होते हैं। महासागरीय निक्षेप का जब हम वर्णन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे मृत्तिका के बारे में, गाद के बारे में, ठीक है, पंख के बारे में, ये सब चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। अगाध सागरीय मैदान का जो वितरण है वो देख लीजिए। देखिए, अगाध सागरीय मैदान महासागरीय जो नितल है, महासागर का जो बेसिन है उसका सबसे बड़े भाग को कवर करता है। लगभग 76% भाग पर महासागरीय नितल के ये जो अगाध सागरीय मैदान है पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर का लगभग 80.3% भाग, हिंद महासागर का 80.1% भाग और अटलांटिक महासागर के लगभग 54.9% भाग पर जो है अगाध सागरीय मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। प्रशांत और हिंद महासागर की तुलना में अटलांटिक महासागर में इनका विस्तार कम होता है। क्यों होता है उसका कारण देख लीजिए। कारण ये है कि जो अटलांटिक महासागर है उसमें महाद्वीपीय निमग्न तट पर इसका महाद्वीपीय निमग्न तट जो है या कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका वितरण ज़्यादा पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके बारे में कि ये मैदान जो हैं डीप सी प्लेन है, इन मैदानों का अधिकांश विस्तार 20 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है, और प्राय 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री जो नॉर्थ लेटीट्यूड है वहाँ पर इनका अभाव देखने को मिलता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ का जो उच्चावच है उसके जो आसपास के जो स्थलीय भाग हैं वो सक्रिय हैं, और जो रिमेनिंग पोर्शन है जहाँ पर इसका विस्तार ज़्यादा पाया जाता है वहाँ पर महासागरों का विस्तार भी ज़्यादा है। इन समुद्री मैदानों में जो ये डीप सी प्लेन है इनमें बहुत सारे उच्चावच आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कटक हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया, निमग्न द्वीप या ग्वाइट्स हो गया, गर्त हो गई, खाइयाँ हो गई या महासागरीय द्वीप हो गए। इसका मतलब यह है कि जो डीप सी प्लेन है वो समतल तो होते हैं लेकिन उनमें भी कहीं कहीं पर आपको उच्चावच आपको देखने को मिलते हैं। अब एक और भाग है महासागरीय उच्चावच का, उसको कहते हैं महासागरीय गर्त या खाइयाँ, ओशनिक डीप्स।
महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जो महासागरीय नितल के लगभग 7% भाग पर विस्तृत हैं। ये सबसे गहरे भाग हैं। गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं, मतलब ये एकदम संकीर्ण होते हैं, संकीर्ण बेसिन होते हैं। ये अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। जैसे आप देखोगे कि ये महाद्वीपीय निमग्न तट था, ये ढाल था, ये मैदान था, ये उभार था। उसके बाद में एकदम से जो गहरे क्षेत्र हैं ये आपको कहलाते हैं खाई या ट्रेंच या डीप। ठीक है, तो ये आसपास के क्षेत्र से कितने 3 से 5 किलोमीटर तक गहराई वाले होते हैं। ये महाद्वीपीय मग्न ढाल के आधार पर तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं। मग्न ढाल के आधारी भाग में होते हैं। कहीं पर आप देखोगे तो जो आपका बेसल प्लेन है या जो सागरीय नितल है उसके समाप्ति पर या उसके आसपास भी आपको ये देखने को मिलते हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी और प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भूगर्भिक अध्ययन करे जाते हैं उसमें जो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों के बारे में हमें जानकारी है। उनमें से जो सर्वाधिक गर्त पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में लगभग 32, अटलांटिक महासागर में लगभग 19 गर्तों की खोज की गई है और सबसे कम जो गर्त आपको मिलेंगी वो मिलेंगी हिंद महासागर में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी गर्त किस महासागर में अवस्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विश्व की सबसे गहरी जो गर्त है वो है मेरियाना ट्रेंच। ये आपकी मिलती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास। ठीक है, स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ पश्चिमी प्रशांत महासागर में, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जो पेपर आता है उसमें ये भी पूछा जाता है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर दे देगा और पूर्वी प्रशांत महासागर दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये कहाँ पे है। तो मेरियाना ट्रेंच आपकी पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख गर्तें हैं उनमें है दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निकट डायमेंटीना और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के निकट जो सुंडा गर्त है जो आपकी कहाँ पे है, हिंद महासागर में अवस्थित है। तो ये कुछ प्रमुख गर्त हैं। ये एक टेबल मैंने बनाई है जिसमें कुछ प्रमुख गर्त के मैंने नाम बताए हैं। तो जैसे मेरियाना हो गया आपका प्रशांत में, टोंगा, क्यूराइल, फिलीपींस या मिंडानाओ, करमोडक, ये सारे। इसके अलावा साउथ सोलोमन ये प्रशांत में है, जापान गर्त प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्त है पोर्टो रिको और इसके अलावा जो हिंद महासागर की एक फेमस गर्त है वो है सुंडा गर्त। ये आपकी इंडोनेशिया के पास में है सुंडा गर्त। ठीक है, तो ये कुछ महासागरीय गर्त या खाइयाँ हैं, ओशन डीप्स हैं। अब हम देखते हैं आगे कुछ अन्य महासागरीय नितल के उच्चावच। जो मैंने अभी आपको 4-5 उच्चावच बताए, इनके अलावा महासागरीय बेसिन में छोटे और कुछ महत्वपूर्ण उच्चावच देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख हैं आपके मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशनिक रिजेस, देन समुद्री टीला या सी माउंट, जलमग्न कैनियन, ठीक है, निमग्न द्वीप या गोइड्स जिनको टेबल लैंड टोपोग्राफी भी बोलते हैं। इसके अलावा एटॉल है। ठीक है, तो ये और कुछ महासागरीय नितल हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है वो है मिड ओशनिक रिज या मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक की बात हमने ऑलरेडी जब हम पढ़ रहे थे वैगनर का सिद्धांत जब हमने पढ़ा प्लेट, उसके बाद में जब प्लेट विवर्तन की हम देख रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि मध्य महासागरीय कटक जो है वो प्रमुख सोर्स है, प्रमुख एक साक्ष्य है जिसके आधार पर जो प्लेट विवर्तनिकी है उसकी व्याख्या हम करते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने जब पढ़ा, सागर नितल प्रसरण जब पढ़ा था, उस समय भी हमने देखा था कि जो मध्य अटलांटिक कटक है वो एक प्रमुख भूमिका इसमें निभाता है। तो ये मध्य अटलांटिक कटक है क्या? देखिए, इन विश्वव्यापी महासागरीय कटकों की व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। दो प्लेटों के अपसरण के कारण, मतलब जहाँ पर भी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं वहाँ पर जो एस्थेनोस्फीयर है या दुर्बलता मंडल है उससे जो मैग्मा निकलता है उसके द्वारा इन महासागरीय कटकों का निर्माण हुआ है। एक मध्य महासागरीय कटक पर्वत की दो श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं। विशाल अवनमन या विशाल अवनमन मतलब डिप्रेशन द्वारा अलग किए होते हैं। मतलब दो पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी आपको, एक यहाँ पे मिलेगी और एक यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो क्या होता है, ये अपसारी प्लेटों के किनारे जो है वो आपको ये रिजेस देखने को मिलते हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखरों की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है और इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच जाते हैं।
उदाहरण स्वरूप आइसलैंड जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। अटलांटिक और हिंद महासागर में इन जो कटक है उनका विस्तार आपको देखने को मिलता है। और अटलांटिक जो महासागर है उसमें तो ये संपूर्ण अटलांटिक महासागर में लगभग एस आकार में ये फैली हुई है। अब ये आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे अपसारी प्लेट हैं और ये एस्थेनोस्फीयर्स है, जो दुर्बलता मंडल है या जो मेंटल है आपका, जहाँ पर मेंटल में जो एस्थेनोस्फीयर है वहाँ से जो है वो मैग्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है, और ये ऐसे फैल रहा है। तो विस्तृत होते हुए कटकीय भाग, नई चट्टान का निर्माण होता है यहाँ पे, और क्रिस्टल प्लेटें एक दूसरे से यहाँ पे दूर जा रही हैं। अब इसमें देखोगे जहाँ पर भी ये कटक है, ये जहाँ पर भी आपको रिज दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। और ये इनका आप इस डायग्राम में आप इनका वितरण देख सकते हो। इसमें आप देखोगे ये जो अटलांटिक महासागर है इसमें ये जो है पूर्ण रूप से विस्तृत है। ये जो क्षेत्र है ये मिड अटलांटिक रिज या मध्य अटलांटिक कटक के रूप में विस्तृत है। इसी प्रकार से हिंद महासागर में भी ये आप देखोगे साउथ वेस्ट इंडियन रिज है, सेंट्रल इंडियन रिज है, साउथ ईस्ट इंडियन रिज है। इनको अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है, जिसको हम देखेंगे आगे जब हम ओशन रिलीफ पढ़ेंगे। स्पेसिफिकली प्रत्येक महासागर के उच्चावचों के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है ये सारे हैं आपको, सारे आपके मध्य महासागरीय कटक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सी माउंट या समुद्री टीला क्या होता है। देखिए, तीव्र शिखरों वाला एक पर्वत होता है जो महासागरीय तली से ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाता, तो ये एक सी माउंट या समुद्री टीले के रूप में रहता है। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो समुद्री क्षेत्र में जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसके द्वारा ये निर्मित होते हैं, ठीक है। ये 3000 से 4500 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। अब प्रमुख समुद्री टीले का एग्जाम्पल देखोगे तो आप, जो एम्पेरर है समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में है, ये हवाई द्वीप समूह का विस्तार है, ठीक है। तो ये हो गया सी माउंट या सी समुद्री टीला। उसके बाद आता है जलमग्न कैनियन। महासागरीय नितल पर स्थित गहरे गॉर्ज को कहा जाता है जलमग्न कैनियन। मतलब ये संकरे क्षेत्र होते हैं या गहरी घाटियाँ होती हैं। ये मुख्यतः महाद्वीपीय निमग्न तट, ढाल और उत्थान तक ही सीमित होते हैं। हडसन जो है वो हडसन कैनियन जो है वो विश्व का एक सबसे अधिक प्रमुख जो है कैनियन है। ग्वाइट्स या निमग्न द्वीप ये जो हैं ये क्या हैं आपके, इनको बोलते हैं टेबल माउंट। ये आपके आइसोलेटेड अंडर वाटर वॉल्केनिक माउंटेन्स कहलाते हैं। ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के निर्माण की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले प्रशांत महासागर में लगभग 10,000 से अधिक समुद्री टीले या निमग्न द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। ये इनको कहा जाता है टेबल माउंट, सॉरी इनको सी माउंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये सी माउंट है तो वैसा ही कैरेक्टर ये भी प्रदर्शित करते हैं जैसा कि सी माउंट है या समुद्री टीले हैं। लेकिन जो ये हैं टेबल माउंट जो हैं ये आइसोलेटेड अंडर वाटर वॉल्केनिक माउंटेन्स के रूप में जाने जाते हैं। अब इसके बाद में देखो आप, प्रमुख एक संरचना है जो पाई जाती है उसको कहते हैं एटॉल। इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब कोरल के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रवाल भित्तियों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें शॉर्ट में देख लेते हैं। एटॉल जो हैं ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से निर्मित संरचनाएं हैं जो गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे होते हैं, ठीक है। तो एटॉल देखेंगे हम क्या होता है बाद में। ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे जो मैंने अभी आपको बताया संरचनाएं उनके बारे में। ये आपका मध्य महासागरीय कटक है, ये अगाध सागरीय मैदान या बेसल प्लेन है, ये ग्वाइट या निमग्न द्वीप है, ये सी माउंट हैं। देखिए ग्वाइट और समुद्री टीले लगभग एक ही जैसे हैं। ये आपका जो महाद्वीप के पास वाला जो क्षेत्र, ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, और महाद्वीप के जो पास वाला क्षेत्र है ये कहलाता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये महासागरीय निमग्न तट। इसके बाद में आपका आ जाता है महाद्वीपीय ढाल, जो स्लोप वाला एरिया है वो। उसके बाद में जैसे इसमें उभार होता है तो ये कहलाता है महाद्वीपीय उभार, ठीक है। ये आपके आगे गर्द के बाद में जो समतल मैदान आपको दिखाई दे रहा है वो कहलाता है अबेसल प्लेन या अगाध सागरीय मैदान। यहाँ पर आपको बहुत सारी संरचनाएं, इस मैदानी भाग में बहुत सारी संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे समुद्री टीला हो गया, ग्वाइट हो गया, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हैं ये आपके
ये आपका सारा जो भाग है ये समुद्री जो सतह है उसके ऊपर देखने को मिलता है। महासागरीय बेसिन में ये सारी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हमने देखा महासागरीय नितल में कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं और उनका वितरण प्रत्येक महासागर में किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका प्रत्येक महासागर के उच्चावच को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।